हाँ जी बच्चे, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। कल की क्लास में हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड स्टार्ट किया था। हमने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखी, इकोनॉमी इन जनरली हमने पूरे ही पोस्ट मॉडर्न पीरियड की इकोनॉमी के बारे में देखा कि किस तरह से वाइब्रेंट ट्रेड चल रहा था, इंटरनल ट्रेड भी था, एक्सटर्नल ट्रेड भी था, इंटरनेशनल सिल्क रूट में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों ही पोर्शंस में ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही इकोनॉमिक कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी। हमने सोशल कंडीशंस ऑफ द टाइम्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया। फिर डायनेस्टिक डिस्क्रिप्शन तो है ही है, जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, हमने वो देखा था। दो चीज़ें कवर करनी रह गई हैं हमारी पोस्ट मौर्यस वाले पीरियड में। एक तो आर्ट एंड स्कल्पचर वाला जो पोर्शन है इस पीरियड की, वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो डेवलपमेंट है दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट स्कूल्स ऑफ आर्ट एट मथुरा, गंधारा एंड अमरावती। तो इन स्कूल्स ऑफ आर्ट के फीचर्स या कब ये कहाँ डेवलप हुए, क्या इनके मेन फीचर्स थे, वो हम आज की क्लास में पहले फर्स्ट हाफ में देखेंगे। एंड देन संगम पीरियड के बारे में, जो साउथ इंडिया की डेवलपमेंट्स वगैरह थी, इकोनॉमी वाली डेवलपमेंट्स को छोड़ के जो अदर सोशल डेवलपमेंट्स या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो आज ये 2 टॉपिक्स हमारी आज की क्लास का विषय रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले एस्पेक्ट्स पे ही डिस्कशन करते हैं। जब हमने मौर्यन आर्ट के बारे में डिस्कशन की थी तो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे स्तूपास कंस्ट्रक्ट करवाए गए हैं मौर्यन पीरियड में, लेकिन एक कैविएट क्या हमने डिस्कस की थी कि वो सारे स्तूपास लेटर पीरियड में, मोस्टली पोस्ट मौर्यन पीरियड में उनकी रेनोवेशन वगैरह हुई है या वो रीबिल्ड करवाए गए हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है मौर्यन पीरियड के स्तूपास के बारे में। तो जो आज की डेट में, मतलब हमारे पास जो सर्वाइविंग रिमेन्स ऑफ स्तूपास बचे हैं, वो सारे मोस्ट ऑफ देम दे बिलोंग टू दी पोस्ट मौर्यन पीरियड। जैसे बहुत फेमस स्तूप है सांची स्तूप, तो ये भी द सांची स्तूप, द स्ट्रक्चर दैट स्टैंड्स टुडे, ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। हालांकि ओरिजिनली सांची स्तूप मौर्यन पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन द स्तूप दैट वी नो ऑफ टुडे वो पोस्ट मौर्यन पीरियड की में प्रोड्यूस किया गया था। तो ये स्तूप है क्या, ये मतलब ये कहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ? न्यूलिथिक टाइम्स में एक रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी कि जो डेड होते थे, जो हमारे पूर्वज होते थे, हम उनकी ग्रेव को मार्क करने के लिए एक बरियल माउंट सा बना देते थे। एक माउंट सा, एक टिल्ला सा बना दिया जस्ट टू मार्क द ग्रेव ऑफ आवर एंसेस्टर्स, एंड देन उस चीज़ की वर्शिप भी की जाती थी। तो यहाँ से इस ट्रेंड को हिस्टोरियंस ट्रेस करते हैं कि यहाँ से इस स्तूप के ट्रेंड की बिगिनिंग्स हुई हैं। एज सच जब इसकी बिगिनिंग्स हुई हैं, देयर वॉज नथिंग स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म ने ये कुछ नई सी चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, भी स्तूप की वर्शिप भी करनी होती है, यहाँ पर पिलग्रिमेज करनी होती है, परिदक्षिणा करनी होती है। एज सच अलग से बुद्धिज्म ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसका जो ओरिजिन भी है वो इट ऑल्सो हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद बुद्धिज्म। ये तो अशोक ने स्तूप कल्ट पॉपुलराइज करवा दी कि बुद्धा के रेलिक्स या बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रेलिक्स पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए एंड वहाँ पे स्तूप कंस्ट्रक्ट करवा दिए। अदरवाइज मतलब पहले और भी ट्रेडिशंस में ये बरियल माउंट्स बनाना एक ट्रेंड सा होता था, लेकिन एज ऑफ टुडे बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अशोक एंड द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड, हम स्तूप वाली कल्ट को, स्तूप वाले ट्रेडिशन को बुद्धिज्म के साथ ही एसोसिएट करते हैं। एंड क्योंकि बाकी किसी रिलीजियस ट्रेडिशन के इस तरह के हमें अवशेष मिले नहीं हैं कि इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवाई हो एंड अभी तक सर्वाइव हुई हो। तो स्तूप के बारे में, अब बुद्धिस्ट स्तूप के बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमें थोड़े से इसके डिटेल में जाना होगा। हमें हमारी एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें इसकी थोड़ी सी लेट्स से कि आर्किटेक्चरल डिटेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्तूप एंड उनका सिंबॉलिक या सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस तरह से बेसिकली पहले तो एक हेमिस्फेरिकल सा माउंट हमने कंस्ट्रक्ट करना है। पर्पस स्तूप क्या क्या है, आपको पहले तो पर्पस ही पता होना चाहिए। पर्पस है कि इट कंटेन्स द रेलिक्स ऑफ आइदर, या तो बुद्ध के रेलिक्स होंगे या फिर किसी सेंटिफाइड बुद्धिस्ट मॉन्क के रेलिक्स होंगे, किसी बहुत ही पहुंचे हुए आगे जिसके बारे में पता हो कि काफ़ी पहुंचे हुए मॉन्क थे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। तो ऐसे किसी अरिहंत की, ऐसे किसी बोधिसत्वा की या किसी बुद्धा के मॉन्क्स, बुद्ध के रेलिक्स को
प्रिजर्व करने के लिए, उसकी वेनरेशन के लिए, उसकी वर्शिप के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे हम स्तूप बोलते हैं बुद्धिस्ट कंटेक्स्ट में। तो पर्पस है इसका टू हाउस द रेलिक्स ऑफ बुद्ध। तो उसके लिए क्या है, कहाँ रखे जाते हैं रेलिक्स, रखे जाते हैं अंदर। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक हेमिस्फेरिकल सा माउंड होगा विच वुड बी स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप से थोड़ा सा, जैसे अर्थ है हम कहते हैं फ्लैटेंड एट द पोल्स, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैटन कर दिया। एंड इस फ्लैटेंड प्लेटफॉर्म पे अब एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर इस तरह से प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। इस स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हार्मिका। This platform, square platform at the top of the stoop is known as हार्मिका। अब यहाँ पर हार्मिका में बिल्कुल एक सेंटर में एक पोस्ट जाती है टू द सेंटर ऑफ स्तूपा। नीचे सेंटर ऑफ स्तूप से एक एक्सिस, एक पिलर सा बाहर आ रहा होता है, एक पोस्ट बाहर आ रही होती है जो ऊपर यहाँ पर हमें नजर आती है। अंदर वाला पोर्शन तो नजर ही नहीं आता, तो ऊपर थोड़ी सी हमें बाहर नजर आती है। एंड इसी पोस्ट पे कुछ लाइक छतरी सी बनाई होती है, कुछ अम्ब्रेला, इन्वर्टेड अम्ब्रेला से बनाए होते हैं। दे जस्ट टू सिंबलाइज के यहाँ पर बुद्ध के मॉन्क्स पड़े हैं, और जैसे किसी भी रिलीजियस डिवाइन फिगर के ऊपर या किसी रिलीजियस बुक को कवर सा कर देते हैं, जैसे आपने मंदिरों में या गुरुद्वारों में देखा होगा कि लाइक कवर किया जाता है, तो उस तरह से एक छतरी सी क्रिएट कर दी गई है। ये जो पोस्ट है, ये जो पिलर्स है बिल्कुल सेंटर से ऊपर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं यस्ती। यस्ती भी या यस्ती लिखते किसी भी तरह से लिख सकते हैं। सेंटर में दिस पोस्ट गोज राइट अप टिल दी कैस्केट, जहाँ पर रेलिक्स पड़े होते हैं, जहाँ पर बुद्ध या फिर किसी बुद्धिस्ट मॉन्क के रेलिक्स रखे होते हैं जिस चैम्बर में, वहाँ से ये पोस्ट ऊपर की तरफ आती है। यस्ती इट सिंपली रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये जो हेमिस्फेरिकल माउंड है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अंड या अंड। इसके चारों तरफ इसकी परिदक्षिणा करने के लिए परिदक्षिणा पथ होता है। परिदक्षिणा पथ यूजुअली स्तूपस के एक परिदक्षिण पथ होता है, लेकिन कुछ स्तूपों के हमारे पास दो ट्विन परिदक्षिण पथ भी हमें एविडेंस मिले। दिस इज अ प्लान ऑफ स्तूपा विद 2 परिदक्षिण पथ। पर्पस है कि इनकी हम परिदक्षिणा कर सकें। एंड देन यूजुअली देयर वुड बी गेटवेज इन दी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। चारों मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में 4 गेटवेज होंगे। गेटवेज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं तोरन्ना, ये आप नाम याद रखेंगे। रेलिंग्स, ये परिदक्षिणा पथ वाला जो पोर्शन है, ये जो पाथ है, इट इज बाउंड बाय सर्टेन रेलिंग्स। कुछ साथ में जैसे बनेरा सा चल रहा होता है, इट सेपरेट्स बाहर की दुनिया फ्रॉम दी रिलीजियस दुनिया। सिंबॉलिक सेपरेशन की जाती है। इन रेलिंग्स के लिए वर्ड यूज करते हैं हम वेदिका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप याद रखेंगे इन दी कंटेक्स्ट ऑफ स्तूप। इसका पर्पस ध्यान में रखेंगे एंड लाइक क्यों बनाए जाते थे, टू प्रिजर्व द रेलिक्स ऑफ बुद्धा या फिर किसी सेंक्टिफाइड मॉन्क के। अब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्तूप्स ऑफ दिस पीरियड, अब इनके नाम भी इम्पोर्टेंट है हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। द मोस्ट फेमस स्तूप है जो, दैट्स सांची स्तूप। इसके अलावा भरहुट स्तूप भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही स्तूप एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा तक्षशिला में एक फेमस स्तूप है, नागार्जुना कोंडा में फेमस स्तूप है जहाँ वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। फिर संघोल पंजाब में एक स्तूप है जहाँ अंडरग्राउंड रेलिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्तूप हैं जो इस पीरियड में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं आर्किटेक्चर में। स्तूप के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन ही। चैत्यास एंड विहारास, ये जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। बुद्धिज्म डोमिनेटेड द सोशो कल्चरल सीन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितनी हमारे पास रिमेन्स बचे हैं, जितने हमारे पास रिमेन्स अवेलेबल हैं, मोस्टली वो बुद्धिज्म या बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से डील करते हैं। अब ये चैत्यास एंड विहारास क्या हैं? चैत्यास वर दी रिलीजियस हॉल्स या फिर प्रेयर हॉल्स, एंड विहारास वर दी रेजिडेंशियल मोनेस्ट्रीज। रेजिडेंशियल मोनेस्ट्रीज, ये आप ध्यान में रखेंगे। एज सच जो चैत्यास हैं
हम सिर्फ बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएट करते हैं, बट विहारास जो हैं ये हम बुद्धिज़्म एज वेल एज जैनिज्म दोनों के साथ ही एसोसिएट करते हैं। देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ बुद्धिस्ट विहारास एज वेल एंड जैन विहारास एज वेल। तो अब ये तो रेजिडेंशियल मोनेस्ट्रीज है, दोनों ने ही संघ इस्टेब्लिश किया था एंड दोनों के ही मॉन्क्स को रहने के लिए जगह चाहिए थी। जहाँ जिस जगह पे इनके मॉन्क्स स्टे करते थे उस जगह को विहार बोलते थे। अब विहार आज अब इंग्लिश में हम लिखते हैं तो विहार, हमारी जो बिहार स्टेट है उसका नाम बिहार, ये विहार से ही पड़ा है। बिहार लाइक प्रोनाउंसिएशन में सेम से कर देते हैं विहार। तो व्हाट वर दीज वर रेजिडेंशियल मोनेस्ट्रीज फॉर मॉन्क्स। किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती थी इन द इनिशियल पीरियड जो हमारे पास सर्वाइविंग रिमेन्स हैं। मोस्ट ऑफ द मोनेस्ट्रीज दे वर द एग्जांपल्स ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। इन्हीं मोनेस्ट्रीज के साथ, इन्हीं चैत्यास एंड विहारास के साथ हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर स्टार्ट होता है। हमने मौर्यन पीरियड में भी एग्जांपल्स देखे थे रॉक कट आर्किटेक्चर के इन द फॉर्म ऑफ बराबर हिल केव्स, नागार्जुनी हिल केव्स, एंड वन ऑफ द फेमस केव्स है बराबर हिल्स में ही लोमाश ऋषि केव। तो हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर मौर्यन पीरियड से स्टार्ट हो चुका है। इस पीरियड में उन्हीं आर्किटेक्चरल फॉर्म्स को आगे और रिफाइनमेंट हुई है, इनके आगे प्रोग्रेस हुई है। बनाए किस तरह से जाते थे, जैसे ये जो इमेज है ये करले में, महाराष्ट्र में एक जगह है करले, वहाँ एक बहुत फेमस चैत्य है, उस चैत्य की इमेज है। ओवर हियर दिस इज द एंट्रेंस टू दिस चैत्य। तो आप देख सकते हैं कि एक रॉक फेस को कार्व किया गया है, एक रॉक फेस को अंदर कार्व करके दिस इज द आउटसाइड, दिस इज द फ्रंट ऑफ द चैत्य करले, चैत्य एट करले। तो उसकी एक बहुत हॉर्स शू टाइप की एक एंट्रेंस बनाई गई है। देन यू कैन सी अ रो ऑफ पिलर्स, यहाँ अंदर भी आप देख सकते हैं देयर इज दिस रो ऑफ पिलर्स। तो होता क्या था बेसिकली कि एक एंट्रेंस है, एंट्रेंस में आप सीधा जाते हैं अंदर की तरफ एंड दोनों साइड एक रो ऑफ पिलर्स है, दोनों साइड एक रो ऑफ पिलर्स है। The other end of the Chaitya hall, it would be semi-circular in shape. इस तरह से semi-circular in shape होगा the other end of the Chaitya hall. यहाँ पर एक इंडोर स्तूपा प्लेस किया जाएगा। यूजुअली स्तूपा बाहर होता है, लेकिन क्योंकि ये रिलीजियस हॉल है, प्रेयर हॉल है, जहाँ मॉन्क्स इकट्ठे होते थे एंड मेडिटेशन करते थे, प्रेयर करते थे, तो एक इंडोर स्तूपा प्लेस किया जाता था विद इन दी चैत्य हॉल। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है सेमी सर्कुलर सा पोर्शन, इसे हम बोलते हैं एप्स। दिस पोर्शन इज नोन एज एप्स, एप्साइडल पोर्शन ऑफ दी चैत्य। इसे हम बोलते हैं, ये जो स्ट्रेट पोर्शन है इसे हम बोलते हैं नेव। Apse and nave, these are two important parts of a chaitya. अब ये जो दोनों rows of pillars हैं, थोड़ा सा like कुछ portion of chaitya इधर भी होता था, like to the left of the row of pillars and to the right of the row of pillars. ये जो portion है, इन दो portions के लिए हम word use करते हैं aisle। तो तीन पोर्शंस हैं चैत्या के, आप याद रखेंगे, द एप्स पोर्शन, द नेव पोर्शन एंड द आयल पोर्शन। तो ये एक चैत्या का प्लान है। विहारा इट वाज सिंपली सपोज टू बी अ रेजिडेंशियल मोनेस्ट्री। तो इसका प्लान रिलेटिवली सिंपल होता था कि लेट्स से कि यहाँ पर एंट्रेंस है, एक सेंटर में एक हॉल होगा, उस हॉल के चारों तरफ कुछ छोटे छोटे रूम्स कंस्ट्रक्ट करवाए जाएंगे। ये रूम्स दे वुड डेवलप एज लाइक द सेल्स ऑफ द मॉन्क्स। बहुत छोटे साइज के रूम्स वगैरह होते थे, ज़्यादा कोई ऐसे लग्जरीज वगैरह तो नहीं होती थी, क्योंकि हमने तो दुनिया त्याग दी है, हमने तो दुनिया रिनाउंस कर दी है। तो बहुत बेसिक से सेल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे विच वुड बी यूज्ड एज रेजिडेंशियल सेल्स बाय द मॉन्क्स। तो ये एक विहार का इस तरह से एक बेसिक सा प्लान होता था। कुछ जो बड़े चैत्याज एंड विहाराज हैं वो समटाइम्स देवर कंबाइंड इनटू अ सिंगल स्ट्रक्चर, कि अब ये स्ट्रक्चर तो बन ही गया है, इसी के अराउंड अगर हम कुछ सेल्स कंस्ट्रक्ट कर दें तो दिस बिल्डिंग वुड डेवलप एज विहार एज वेल एज चैत्य। तो कई केसेस में हमें ऐसा भी एग्जाम्पल मिला है। तो चैत्याज एंड विहारास,
चैत्यास की इंपॉर्टेंट जो मोस्ट फेमस चैत्य आप याद रखेंगे, करले चैत्य इन महाराष्ट्र। करले, भेड़सा, काफ़ी सारी भीटा में, काफ़ी सारी जगहों में ये हमारे पास एग्जाम्पल्स मिलती हैं चैत्यास की। विहारों में अब मोस्टली जो चैत्यास की एग्जाम्पल मिलती है हमें बुद्धिज़्म के केस में मिलती है, बुद्धिस्ट चैत्यास की मिलती हैं। आपने मतलब इस पीरियड में तो नहीं, जस्ट आपको जीके के लिए बता रहा हूँ कि आपने अजंता केव्स का नाम सुना होगा। अजंता केव्स भी बुद्धिस्ट चैत्यास एंड विहाराज ही हैं। कुछ अजंता केव्स चैत्या फॉर्म में हैं, कुछ अजंता केव्स विहारा फॉर्म में हैं। तो ये चैत्यास एंड विहाराज ही हैं अजंता केव्स, जहाँ बहुत सुंदर मूर्तियाँ तराशी गई हैं, पेंटिंग्स की गई हैं एंड ऑल। उनके बारे में हम गुप्ता पीरियड में स्टडी करेंगे। विहार की एग्जाम्पल, जैनिज्म के विहार की एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी, कल की क्लास में भी बताया था कि उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स हैं उड़ीसा में। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स उड़ीसा में, ये दो क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं जैन विहारास की। ये जो इमेज है ये उदयगिरी केव्स की इमेज है। उदयगिरी केव्स में ही वन ऑफ द फेमस केव्स है हाथी गुफा, एलिफेंट्स केव। इसी गुफा में, हाथी गुफा में हमें हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन मिली है। किस राजा की है? खरावेल, द किंग ऑफ द चेती डायनेस्टी, जिसमें वो कहता है कि मैं जैनिज्म को प्रोफेस करता हूँ एंड जैनिज्म को प्रमोट करने के लिए मैंने ये सारा कुछ किया है। तो इस तरह की बातें। तो हाथी गुफा भी यहाँ पे है। जो सबसे बड़ा केव है यहाँ पर उदयगिरी में, दैट्स रानी गुफा केव, रानी गुफा या क्वींस केव। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे विहारास की। तो ये आपके हो गए चैत्यास एंड विहारा, स्तूप, चैत्य एंड विहारा। नाउ वी मूव टू स्कल्पचर। यहाँ पर हमें लाइक एग्जाम्पल्स मिलते हैं मेन स्ट्रीम रीजन में, मेन स्ट्रीम रिलीजन्स में पहले अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स के। जो हमारा स्कल्पचर है इट स्टार्टेड ऑफ एज रिलीफ स्कल्पचर। रिलीफ स्कल्पचर क्या हुआ कि दीवार के ऊपर हमने कार्विंग्स कर दी, कुछ मूर्तियां बना दी, कुछ इमेजेस बना दी, लेकिन किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर। कि एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर कुछ कार्विंग्स वगैरह की हुई हैं जिन्हें हम लाइक फ्रंट से देख सकते हैं। ग्रेजुअली यही जो रिलीफ आर्ट है, यही जो रिलीफ स्कल्पचर है, इसकी एवोल्यूशन होती है फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर में। फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर में कि स्कल्पचर दैट वाज मेड इन राउंड, कि आप किसी भी डायरेक्शन से उसे देख सकते हो, उसका कोई फ्रंट है, उसका कोई बैक है। अगर दीवार के ऊपर अगर मैं कोई कार्विंग करूंगा उसे तो बस सिर्फ मैं फ्रंट से ही देख सकता हूँ, उसको मैं पीछे से नहीं देख सकता, पीछे तो चट्टान है। तो रिलीफ आर्ट ग्रेजुअली लाइक इट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर एज वेल। अब ये जो फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है इस केस में एंड इन जनरल आप रिलीफ आर्ट को भी बीच में इंक्लूड कर सकते हो, जो स्कल्पचर है हमारा, इस कंटेक्स्ट में कुछ रीजनल डिफरेंशिएशन पैदा हुई एंड 3 डिस्टिंक्ट स्कूल्स ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अब इनके कुछ लाइक कंपैरेटिव मैनर में हम इन तीनों स्कूल्स को स्टडी कर लेते हैं, इनके क्या डिफरेंसेस थे, कहाँ कौन सा स्कूल इवॉल्व हुआ है। अगर हम एरियाज की बात करें, रीजन्स की बात करें, तो पहली बात तो हमें नाम से ही आइडिया लग जाना चाहिए कि कहाँ कौन सा स्कूल होगा। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ फ्लोरिश करेगा? ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में फ्लोरिश करेगा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ फ्लोरिश करेगा? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में फ्लोरिश करेगा ऑब्वियसली। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बन रही है अमरावती, आंध्र प्रदेश में है। तो कहाँ फ्लोरिश करेगा? ये डेक्कन इंडिया में फ्लोरिश करेगा, डेक्कन में फ्लोरिश करेगा। डेक्कन में कौन सी डायनेस्टी थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? अगला पॉइंट हमारा यही है, प्रमोटेड बाय कौन सी डायनेस्टीज ने इन स्कूल्स ऑफ आर्ट को पेट्रोनेज दी है? गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो कि नॉर्थ वेस्ट में फ्लोरिश कर रहा था, इसे कौन सी डायनेस्टीज इनकरेजमेंट देंगी या पेट्रोनेज देंगी? इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस तो बहुत थोड़े टाइम तक रहे थे यहाँ पर। प्राइमरली इंडो ग्रीक्स एंड कुशान्स।
इंडो ग्रीक्स एंड कुशान्स, प्राइमरीली यही दो डायनेस्टीज ने सबसे ज़्यादा पेट्रोनेज दी है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को भी। एंड इनमें से भी अगर आपको एक ही चुननी हो कि एक डायनेस्टी बताओ यार किसने सबसे ज़्यादा पेट्रोनेज दी है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को, तो आप चूज करेंगे कुशान। कुशान डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा पेट्रोनेज दी है इस स्कूल को। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ भी कुशान डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। अनलाइक मतलब हमारा कॉमन सेंस हो सकता है कि हमें बोले कि शायद शुंग डायनेस्टी ने या कन्व डायनेस्टी ने इस स्कूल को पेट्रोनाइज दी हो, लेकिन नहीं, ये शुंग डायनेस्टी एंड कन्व डायनेस्टी बहुत वीक डायनेस्टीज थी, इतनी ज़्यादा प्रॉस्परस भी नहीं थी कि मतलब यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्कूल ऑफ आर्ट को पेट्रोनाइज दे सकें, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर भी है कुशान डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा पेट्रोनाइज दी है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी थी? सतवाहना डायनेस्टी। इन्होंने मैक्सिमम पेट्रोनेज दी है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को। तो अगर हमें कल की क्लास क्लियर है, हमें पॉलिटिक्स क्लियर है कौन से रीजन में कौन सी डायनेस्टी है, तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन से स्कूल को कौन पेट्रोनेज देगा डिपेंडिंग अपॉन के मतलब रीजन्स किन रीजन्स की हम बात कर रहे हैं। अगला अब रिलीजियस इन्फ्लुएंस, किस रिलीजियस डोमिनियंस की, किस रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ की या कि किस तरह के रिलीजन्स की इमेजेस वगैरह कार्व आउट की गई हैं इन स्कूल्स ऑफ आर्ट में। एज फार एज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज कंसर्न, इट इज़ प्राइमरली इट इज़ कंसर्न्ड विद बुद्धिस्ट इमेजेस। बुद्ध की इमेजेस कार्व आउट की गई हैं, बोधिसत्वास की इमेजेस कार्व आउट की गई हैं, तो प्राइमरली बुद्धिस्ट इमेजेस ही कार्व आउट की गई हैं। ऑन दी अदर हैंड जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स भी कार्व आउट किए गए हैं, जैन स्कल्पचर्स भी कार्व आउट किए गए हैं, इसमें हिंदू स्कल्पचर्स भी कार्व आउट किए गए हैं, लॉर्ड विष्णु के वेरियस फॉर्म्स में इमेजेस कार्व आउट किए गए हैं। एंड नॉट ओनली रिलीजियस, यहाँ पर कुछ सेकुलर इमेजेस भी कार्व आउट की गई हैं, कुछ रिलीजियस कुछ रॉयल पर्सनैलिटीज़ की इमेजेस भी कार्व आउट की गई हैं। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म अगर रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए एंड अदरवाइज अगर थीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो यहाँ कुछ सेकुलर थीम्स के ऊपर भी कार्विंग्स मिलती हैं हमें। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ये भी प्राइमरली बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में ही था, बुद्धिस्ट इमेजेस ही यहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड इमेजेस ज़्यादा मिलती हैं। मटेरियल यूज्ड, इसमें इन द इनिशियल पीरियड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में ग्रेइश ब्लू सैंडस्टोन वाज यूज्ड। ग्रेइश ब्लू सैंडस्टोन वॉज दी प्राइमरी बिल्डिंग मटीरियल। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक इवॉल्व होती है और रिफाइनमेंट आती है, अब कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने? लाइम प्लास्टर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, चूने का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो लाइम प्लास्टर के लिए आप वर्ड यहाँ पर याद रखेंगे, स्टूको का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो बिल्डिंग मटेरियल्स में अगर हमें ऑप्शंस में आते हैं आपको लिखना हो तो स्टूको का इस्तेमाल वॉज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो ग्रेइश ब्लू सैंडस्टोन फॉलोड बाय लाइम प्लास्टर स्टूको। मथुरा में किस स्टोन का, किस बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता था? यहाँ पर प्राइमरली रेड, स्पॉटेड रेड एंड वाइट सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था। कुछ इमेजेस हमें चुनार सैंडस्टोन में भी मिली हैं, लेकिन रेड सैंडस्टोन का प्राइमरी इस्तेमाल होता था, जो मथुरा रीजन में ही ये लोकली मिलता है। चुनार सैंडस्टोन वाराणसी वाले रीजन में, बनारस वाले रीजन में मिलता है, मथुरा वाले रीजन में रेड सैंडस्टोन मिलता है। स्पॉटेड वाइट एंड रेड सैंडस्टोन आपको हो सकता है पढ़ने को मिले, वो सेम रेड सैंडस्टोन की ही बात हो रही है। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास चुनार सैंडस्टोन की भी हैं, लेकिन रेड सैंडस्टोन प्राइमरी है। यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता था अमरावती में? अमरावती में हमारे पास स्पेसिमेंस जो सर्वाइव किए हैं, वाइट मार्बल्स का इस्तेमाल होता था, या कुछ केसेस में लाइमस्टोन का भी इस्तेमाल होता था। वाइट मार्बल्स एंड लाइमस्टोन वाज द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल। आउटसाइड इन्फ्लुएंस, क्या कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी था इन तीनों स्कूल्स में से किसी स्कूल के ऊपर, या कौन से स्कूल्स के ऊपर था?
गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। कभी पर्शियंस वहाँ अपना कंट्रोल बनाते हैं, कभी ग्रीक्स अपना वहाँ पर कंट्रोल बनाते हैं, कभी सिथियंस एंड पार्थियंस आ जाते हैं, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स वगैरह आ जाती हैं। तो इस वजह से इस स्कूल के ऊपर आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी था। अगर आपको मेंशन करना हो तो प्राइमरली जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था इट वाज द ग्रीक इन्फ्लुएंस। ग्रीक्स बहुत टाइम से इस जगह पर सेटल हुए थे। हमारी जो कल्चर है, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स हो रहे थे इंडियंस एंड ग्रीक्स के बीच में। धीरे धीरे करके उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, हम वी बिकेम अवेयर ऑफ दोज प्रैक्टिसेस, हमारी प्रैक्टिसेस से वो अवेयर हुए एंड इस तरह से थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालना स्टार्ट किया। तो जो ग्रीक इन्फ्लुएंसेस थे दे वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू दी गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। सिर्फ ग्रीक ही नहीं, अब ये वाला पॉइंट तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वहाँ पर ग्रीक पॉपुलेशन सेटल थी। कुछ रोमन इन्फ्लुएंसेस भी देखने को मिलते हैं। जिस तरह की मूर्तियाँ रोम में तराशी जा रही थी उसी तरह के कुछ फीचर्स हमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में भी देखने को मिलते हैं। अब ये कैसे? अगर आपको कल की क्लास समझ आई है तो आप इजीली अकाउंट फॉर कर सकते हैं कि रोमन इन्फ्लुएंस क्यों नजर आ रहे हैं हमें। भाई रोमन सिविलाइजेशन के साथ, रोमन एम्पायर के साथ हमारा फ्लोरिशिंग ट्रेड चल रहा था एंड गंधारा वाज द कोर एरिया। मतलब गंधारा वाला ही तो रीजन था जो लाइक मिडल में आ रहा था इंटरनेशनल सिल्क रूट के। यहीं के तो ट्रेडर्स रोम के साथ भी ट्रेड कर रहे थे, चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे थे। जब ट्रेडिंग रिलेशंस एस्टेब्लिश हो गए, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स एस्टेब्लिश हो गए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स एस्टेब्लिश हो गए, तो एक दूसरे की कल्चरल प्रैक्टिसेस भी इम्बाइब कर सकते हैं हम। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ vibrant contacts between people of this region and the Roman civilization, कुछ रोमन इन्फ्लुएंसेस भी हमने इनकॉर्पोरेट कर लिए। तो ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंसेस आर विजिबल इन द केस ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इस कंटेक्स्ट में यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अकाउंट फॉर द ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंसेस ऑन द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। अब उसमें क्या है कि लाइक एक जो बच्चे गलती करते हैं आंसर राइटिंग में कि अब क्वेश्चन को ढंग से इंटरप्रेट नहीं करते। क्वेश्चन इस तरह से था, अकाउंट फॉर द ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंसेस, या वो लाइक इस नेचर का क्वेश्चन था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट, बट अकाउंट फॉर द ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंसेस ऑन द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, कि ये इन्फ्लुएंसेस क्यों आए। बच्चों ने सारा जोर लगाया हुआ था कि मेरे को ग्रीक इन्फ्लुएंसेस बताओ, मेरे को रोमन इन्फ्लुएंसेस बताओ। भाई वो ये नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे थे कि भाई ये इन्फ्लुएंसेस क्यों आए हैं, अकाउंट फॉर करना हमने कि क्यों आए हैं ये वाले इन्फ्लुएंसेस। तो ग्रीक पॉपुलेशन थी, रोम वालों के साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स थे। फिर इस स्कूल को बिकॉज ऑफ द प्रोमिनेंट ग्रीक इन्फ्लुएंसेस एंड द थीम्स बीइंग प्राइमरली बुद्धिस्ट, इस स्कूल ऑफ आर्ट को ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं। अब ध्यान में रखेंगे, मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ये बेसिकली इंडिजिनस आर्ट थे, इनमें ऐसा कोई फॉरेन इन्फ्लुएंसेस देखने को नहीं मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ दीज थ्री स्कूल्स ऑफ आर्ट, की जो स्कल्पचर्स वगैरह बने हैं उन स्कल्पचर्स के मेन फीचर्स क्या थे, कि ये कौन से फीचर्स थे जो, जैसे लेट्स से कि अगर हम गंधारा वाले बुद्ध की बात करें तो ऐसे कौन से फीचर्स थे जो ग्रीको रोमन कल्चर से इंस्पायर्ड थे। तो ये अब हमने डिस्कस करने हैं। पहले तो आप थोड़ी सी फोटोएं देख लो, थोड़ी सी फीलिंग आए। ये बुद्ध की इमेज है, ये बुद्ध की इमेज है, ये कुछ रिलीफ मेडेलियन कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये किसी स्तूप की रेलिंग्स के ऊपर, स्तूप की गेटवेज के ऊपर रिलीफ आर्ट की गई है, रिलीफ स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। जो डोल था हमने किया था कि चारों कार्डिनल डायरेक्शंस में गेटवेज होते हैं, तोरना, तो उन गेटवेज के ऊपर बहुत अच्छी लाइक कार्विंग्स की जाती हैं। तो रिलीफ आर्ट की हमारे पास एग्जाम्पल है। तो एक तो बेसिक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि जो गंधारा एंड मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट हैं, इनमें से गंधारा एंड मथुरा दे आर नोन फॉर फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स अलॉन्ग विद द रिलीफ आर्ट। गंधार में तो बेसिकली फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स ही हैं, मथुरा में फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स भी हैं, रिलीफ आर्ट भी है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट इज बेसिकली नोन फॉर रिलीफ स्कल्पचर्स।
फ्री स्टैंडिंग एग्जाम्पल्स बहुत कम मिली हैं हमें अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से। बेसिकली रिलीफ आर्ट की ही हमें एग्जाम्पल्स मिली हैं। जो स्तूप वगैरह कंस्ट्रक्ट किए गए थे साउथ इंडिया में, डेक्कन वाले पोर्शन में जहाँ बुद्धिज़्म फेमस था, वहाँ के स्तूपों की रेलिंग्स के ऊपर, गेटवेज के ऊपर बहुत अच्छी तराशी की गई है, ये कार्विंग्स वगैरह की गई हैं। कुछ हमें सेपरेट इस तरह के मेडेलियंस वगैरह भी मिले हैं, रिलीफ मेडेलियंस भी मिले हैं कि स्टोन के ऊपर, लाइमस्टोन के ऊपर कुछ कार्विंग्स वगैरह की हुई हैं। तो ये है, तो ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के मेन फीचर्स है। जो फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स है ये गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के मेन फीचर्स हैं। अब सवाल उठता है कि मेरे को कैसे पता चलेगा कौन गंधारा का है एंड कौन मथुरा का है, लाइक वेदर दिस स्टैचू बिलोंग्स टू गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो इसके लिए हमें कुछ इनके फीचर्स को कंपेयर करना होगा कि जो गंधार में बुद्धा कार्व आउट किए गए हैं उनके मेन फीचर्स क्या थे, जो मथुरा में कार्व आउट किए गए हैं उनके मेन फीचर्स क्या थे। अभी के लिए लाइक लेट मी टेल यू, ये गंधार बुद्ध की एग्जांपल है, ये मथुरा बुद्ध की एग्जांपल है, द बुद्ध इमेज कार्व आउट एट मथुरा। एक ट्रिवियल सा क्वेश्चन ये बनता है कि अर्लीस्ट बुद्ध की इमेजेस कहाँ कार्व आउट की गई हैं, तो उसका आंसर हालांकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, डिफरेंट सोर्सेस में डिफरेंट जवाब दिया होता है इस चीज़ का, बट जो मैंने वेरिफिकेशन की है टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन, टू द बेस्ट ऑफ माई वेरिफिकेशन एबिलिटी, मेरे हिसाब से इसका आंसर शुड बी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अर्लीस्ट बुद्ध इमेजेस वर कार्व्ड आउट इन मथुरा। हालांकि लाइक मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है इस कंटेक्स्ट में। फिर हमने यहाँ पर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, बच्चे इनके इसके ज़्यादा सच पॉइंट्स नहीं है ध्यान में रखने वाले। जो स्तूप होते हैं उनकी रेलिंग्स के ऊपर या गेटवेज के ऊपर कुछ कार्विंग्स वगैरह की जाती हैं। अब ये कार्विंग्स के थीम्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें, मतलब किस तरह के रिलीफ स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। यूजुअली जो लाइफ ऑफ बुद्ध है उसे डिस्क्राइब किया जाता है, डिफरेंट इवेंट्स रिलेटेड टू लाइफ ऑफ बुद्ध। फिर जातक स्टोरीज हैं, दी स्टोरीज रिलेटेड टू दी प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्ध, जो कोई हमें मॉरल मैसेज वगैरह भी देती हैं, तो उन जातक स्टोरीज को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिक फॉर्म में, इमेज फॉर्म में। पूरी की पूरी स्टोरीज डिस्क्राइब की जाती हैं रेलिंग्स के ऊपर, बुद्ध के लाइफ के इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। फिर देर आर सर्टेन सीन्स रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज एज वेल, कि विमेन दे आर लाइक प्लकिंग फ्लावर्स और समथिंग लाइक दैट, कि शहर में से प्रोसेशन जा रहा है, कुछ विमेन, कुछ लेडीज बालकनी में खड़ी हुई उस प्रोसेशन को जाता हुआ देख रही हैं। तो डेली लाइफ के इवेंट्स, इस तरह की चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं रिलीफ आर्ट में, जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का मेन फीचर है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में भी रिलीफ आर्ट प्रैक्टिस की जाती है, रिलीफ स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। अब सांची में स्तूपा बना है, भरहुट स्तूप बना है, अब इनकी भी जो रेलिंग्स पे कुछ ना कुछ कार्विंग्स की जाती हैं, तो वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वाले आर्टिस्ट ने की है कार्विंग्स वगैरह। तो दोनों में ही थीम्स वुड रिमेन द सेम। बुद्धिज़्म के कंटेक्स्ट में थीम्स प्राइमरीली उठाए जाते हैं, या तो लाइफ ऑफ बुद्ध, या फिर जातक स्टोरीज, या कुछ डेली एवरीडे लाइफ के थीम्स वगैरह भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फिजिकल ब्यूटी कमांड्स दिस आर्ट, ये आप ध्यान में रखेंगे। जो मेन फीचर है, जो फिगर्स वगैरह बनाए जाते हैं रिलीफ स्कल्पचर्स में, तो फिजिकल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा लाइक एक्सप्रेस किया जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाते हैं। एंड क्योंकि डेली लाइफ के सीन्स भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो एवरीडे विमेन की रिप्रेजेंटेशन तो इस तरह से लाइक काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बुद्धा के स्टैचूज़ को कंपेयर करते हैं भाई, गंधार एंड मथुरा के। गंधार स्कूल वाला जो बुद्ध हैं वो मेडिटेटिव पोज में बैठे, लाइक काफ़ी सारे स्टैंडिंग बुद्ध के इमेजेस भी मिले हैं, सिटिंग बुद्धा के इमेजेस भी मिले हैं, लेकिन दोनों ही केस में उनका जो फेस एक्सप्रेशन है बहुत ही जैसे मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, आंखें आधी बंद सी हैं, एंड स्पिरिचुअलिज्म वो एमनेट करता है, उनको लाइक देख के लगता है कि हाँ किसी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी की इमेज है। मथुरा में जो बुद्ध बने हैं उनकी अगर हम फेस को देखें, फेशियल एक्सप्रेशंस को देखें, तो इनिशियल पीरियड में तो बस ऐसे हस्ती सी एक इमेज बना दी गोलू मोलू सी, तो वो मतलब उसको देख के लगता नहीं है कि किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी की इमेज होगी अगर सिर्फ हम चेहरे को देखें। वो तो बाकी का सारा जब हम इमेज इन टोटलिटी देखते हैं कि उन्होंने हाथ ऐसे किया हुआ है, एंड कुछ लाइक लोग भी हैं जो लेट्स से कि वेनरेट कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे, तो हमें पता चलता है कि ये बुद्ध की इमेज है।
इनिशियल पीरियड में जो इमेजेस कार्व आउट की गई हैं वो बस ऐसे डिलाइटेड सी हंसती खेलती सी एक लाइक इमेज उन्होंने फेस के साथ उन्होंने इमेज कार्व आउट कर दी। फिर गंधार में जो इमेज कार्व आउट की गई है उसमें बुद्ध के यूजुअली लाइक मुस्टैच होती है या तो मूछें होती हैं, कुछ केसेस में दाढ़ी भी होती है थोड़ी बहुत। ऑन दी अदर हैंड मथुरा में जो इमेजेस कार्व आउट की गई हैं वो मोस्टली अब लाइक कुछ एक्सेप्शंस दोनों केसेस में ही एग्जिस्ट करती हैं। मोस्टली जो मथुरा में इमेजेस कार्व आउट की गई हैं वहाँ हेड भी शेवन होता है एंड फेस भी शेवन होता है। हेड के एक्सेप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं, कई बार हेड शेवन नहीं होता, लेकिन फेस तो इनवेरिएबली मथुरा में जितने भी बुद्ध की इमेजेस कार्व आउट की गई हैं फेस तो शेवन ही होता है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर दाढ़ी मूछ प्रॉपर होती है। यहाँ पर हेयर का क्या स्टेटस है, लाइक सर के बालों का क्या स्टेटस है, कर्ली हेयर है बुद्ध के। ऑन दी अदर हैंड यहाँ मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी इमेजेस में बुद्ध शेवन है, लाइक उनका बाल्ड उनका हेड है, लेकिन इस चीज़ के एक्सेप्शन ज़्यादा हैं। बुद्ध के थोड़े से लाइक कर्ली हेयर वाली इमेजेस भी हमें मथुरा में मिल जाती हैं। यहाँ पर क्योंकि कर्ली हेयर हैं, जो बाल हैं उनके दे आर टाइड, यूजुअली दे आर टाइड इन अ नॉट, एक जूड़ा सा बनाया होता है जिसे बोलते हैं उशनीश। हेयर टाइड इन अ नॉट कॉल्ड उशनीश। फिर रिलीजियस पर्सनैलिटीज के अराउंड एक वो गोल चक्कर सा बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हेलो। यहाँ भी हेलो मिलता है, यहाँ भी हेलो मिलता है बिहाइंड द हेड ऑफ बुद्ध। यहाँ पर लेकिन प्लेन हेलो है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर हाईली ऑर्नामेंटेड हेलो है, कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइन्स वगैरह बनाए जाते हैं यहाँ पर, लाइक बिल्कुल प्लेन हेलो है। आप देख सकते हैं कि वो गोल चक्कर सा तो है लेकिन कोई डिजाइन्स वगैरह नहीं बनाए हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ जो हेलो है वो वहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाए गए हैं, फ्लोरल पैटर्न्स बनाए हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस वगैरह बनाए हैं। लाइक होप कि आपको वो चीज़ें नज़र आएँ कि जो डिज़ाइंस वगैरह कार्व आउट किए गए हैं। इफ़ द क्लैरिटी ऑफ द इमेज आई डोंट नो इफ इट्स दैट शार्प, बट अदरवाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो बुद्ध, द फेस ऑफ द बुद्धा हैज़ मुस्टैच एज वेल, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलू मोलू सा हंसता खेलता सा चेहरा है नन्हे मुन्ने बच्चे का। ऐसा मतलब जो इमेज इस तरह से एक डिस्टिंक्शन सी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रेस। मथुरा में जो ड्रेस है, अब ड्रेस वाला पॉइंट बताने से पहले थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी की अगर बात करें, गंधारा वाले बुद्धा में एनाटॉमिकल एक्यूरेसी के साथ बुद्ध की इमेज को रिप्रेजेंट किया गया। प्रॉपर मस्कुलर बुद्ध हैं, बॉडी बूडी बनाई हुई है, जिम जाते हैं, थोड़े सिक्स पैक एब्स हैं, चेस्ट चुस्ट भी है, तो प्रॉपर एनाटॉमिकल एक्यूरेसी के साथ इमेजेस कार्व आउट की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा जैसे अपने होते हैं लोग गोलू मोलू से, वैसी सी इमेज बनाई हुई है। तो यहाँ पर एनाटॉमिकल एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। यहाँ पर थोड़ी सी लाइक फ्लैशी कर्वी इमेज ऑफ द बॉडी है। अब इसी चीज़ से आप मतलब याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि एक्चुअली नहीं, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रेस का जो डिफरेंस हो आप इससे बहुत इजीली याद रख सकते हैं। अगर बुद्ध फिट होंगे तो ड्रेस थोड़ी सी लूज होगी, ड्रेस का हमारे पास एक सिंगल ही साइज़ है। अगर बुद्धा थोड़े से फिट होंगे तो ड्रेस का साइज़ थोड़ा सा लाइक ड्रेस थोड़ी सी लूज होगी। अगर बुद्धा ही थोड़े से गोलू मोलू से होंगे, थोड़े से फैटी से होंगे, तो ड्रेस थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। वही कपड़े थोड़े से टाइट हो गए तो ड्रेस इज टाइट ऑन दी बॉडी, ड्रेस इज लूज ऑन दी बॉडी। फिर बुद्ध इमेज की साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बोधिसत्व की इमेजेस भी कार्व आउट की गई हैं गंधारा में। द मोस्ट प्रोमिनेंट बोधिसत्व जिसे कार्व आउट किया गया है, जिसकी इमेजेस वगैरह बनाई गई हैं, वो है मैत्रेय बोधिसत्व या मैत्रेय बुद्धा, जो फ्यूचर बुद्धा हैं। बोधिसत्वास भी कार्व आउट किए गए हैं, लोकितेश्वरा बोधिसत्व एंड अदर। जो मैंने आपको बताया था कि महायान बुद्धिज्म ने ये जो कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल बुद्धाज है, इसे काफ़ी प्रोमिनेंस में, इसे काफ़ी पॉपुलराइज किया। तो पहले भी कहते हैं कि बहुत बुद्ध हुए हैं, गौतम बुद्ध वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ द बुद्ध। आगे भी बुद्ध आएंगे, आने वाले बुद्ध के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं मैत्रेय बुद्ध। तो इनकी इमेजेस कार्व आउट की गई हैं। कश्मीर में भी मैंने एक मैत्रेय बुद्ध की इमेज देखी थी। आप श्रीनगर से लद्दाख की तरफ जाते हैं तो लाइक कारगिल के पास एक जगह है मुलबेख, वहाँ पर एक मैत्रेय बुद्ध की इमेज कार्व आउट की गई थी। इसी पोस्ट मॉडर्न पीरियड की वो इमेज थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने बोर्ड सा लगाया हुआ था।
फिर मथुरा में मैंने आपको बताया कि सिर्फ बुद्धिज़्म नहीं और भी डिनोमिनेशंस की इमेजेस कार्व आउट की गई हैं, हिंदू इमेजेस कार्व आउट की गई हैं, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेरियस अवतारास ऑफ विष्णु, शिवा इन लिंग फॉर्म, इसकी इमेजेस वगैरह मिलती हैं हमें, जैन स्कल्पचर मिलते हैं, महावीर एंड अदर तीर्थंकारास के, देन रॉयल स्कल्पचर, कुछ रॉयल पर्सनैलिटीज़ भी, मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था हेडलेस स्टैचू ऑफ कृष्ण ऑफ कनिष्क, ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की एग्जाम्पल है। काफ़ी सारी जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की इमेजेस हैं, एक जगह है मठ, एक विलेज है मठ मथुरा के पास ही, वहाँ से हमें काफ़ी स्पेसिमेंट्स मिले हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के। आपको याद है कि जब तालिबान रूल करता था अफ़गानिस्तान में तो न्यूज़ सी आई थी कि उन्होंने बुद्ध के स्टैचूज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बहुत बड़े बड़े लाइक चट्टान के ऊपर लाइफ साइज मतलब लार्जर देन लाइफ इमेजेस कार्व आउट की गई थी बुद्ध की, वो भी इसी पोस्ट मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करती हैं। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के वो बुद्ध थे, लेकिन तालिबान ने वो वाली इमेजेस डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो ये आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग दी गंधारा, मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अब इसके साथ हमारा ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है तो ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द क्लास पे प्रोसीड करते हैं, द संगम एज। अब यहाँ पर हमने कल की क्लास में मैंने आपको ये इमेज से समझाया था कि 3 मेजर किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द संगम एज, चोलास, चीरास एंड पांड्यास। The post-modern period is known for the emergence of earliest states in the Tamil Land. पहली स्टेट्स साउथ इंडिया में, फार साउथ में, तमिल लैंड में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पैदा होती हैं। इससे पहले सिंपली नियोलिथिक कल्चर्स थे। नियोलिथिक कल्चर्स ग्रेजुअली इवॉल्व करते हैं चैल्कोलिथिक कल्चर्स में। जो साउथ इंडिया के चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं, दे आर लाइक, उनकी एक खास बात है कि वहाँ पर देयर वाज दिस प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वेरी लार्ज स्टोन्स प्लेस्ड ऑन दी ग्रेव्स या प्लेस्ड एट द ब्यूरियल प्लेसेस ऑफ द डेड, जहाँ पर लेट्स से कि इंसेस्टर्स को बरी किया जाता था, तो उन प्लेसेस को मार्क करने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। कई बार तो होता था कि बहुत एक सिंगल बड़ा सा पत्थर रख दिया, जिसे मैनहीर बोलते हैं, तो बहुत एक सिंगल बड़ा सा पत्थर रख दिया। कई बार क्या होता था कि छोटे छोटे काफ़ी सारे एक सर्कल सा बना के काफ़ी सारे छोटे छोटे पत्थर रख दिए। द आइडिया वॉज टू डिमार्केट अ प्लेस, टू लाइक आइडेंटिफाई अ प्लेस कि यार ये वो जगह है जहाँ मेरे पूर्वज बरी किए गए हैं। तो यही जो प्रैक्टिस है कि बड़े बड़े लाइक पत्थरों से बरियल प्लेस को मार्क कर देना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर। एंड जब ये ट्रांजिशन होती है चैल्कोलिथिक टू मेगालिथिक, द यूज ऑफ आयरन ऑल्सो स्टार्टेड। तो मेगालिथिक कल्चर्स दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनिशियली बाय द यूज ऑफ कॉपर, देयर आफ्टर बाय द यूज ऑफ कॉपर एज वेल एज आयरन। तो अभी साउथ इंडिया में तो ये प्री हिस्टोरिक बातें ही हो रही हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है साउथ इंडिया के बारे में प्रायर टू द मौर्यन पीरियड, वो सारी की सारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है। पहले रिटन एविडेंसेस मिलते हैं हमें मौर्यन पीरियड के कंटेक्स्ट में। अशोक अपनी कुछ रॉक एडिक्ट्स में, रॉक एडिक्ट 1314, दे मेंशन अबाउट द काइंड ऑफ पॉलिटीज दैट एग्जिस्ट इन द फार साउथ। कहना यार मेरा किंगडम तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर तक तो एक्सटेंड कर ही चुका है। टू द साउथ ऑफ माई किंगडम आर द डोमिनियंस ऑफ चोलास एंड पांड्यास, वो नाम लेता है, एंड केरल पुत्र ये नाम लेता है, कि वो स्पेसिफिकली एक्सेप्ट करता है कि बिल्कुल फार साउथ, बिल्कुल टिप ऑफ साउथ इंडिया तक मेरा किंगडम नहीं है। टू द साउथ ऑफ माई किंगडम ये कुछ चीफडम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ चीफ्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपैलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। देन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में तो प्रॉपर हमारे पास रिटन एविडेंस ही एग्जिस्ट करता है, हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ संगम लिटरेचर, इन द फॉर्म ऑफ संगम लिटरेचर। इसीलिए हम इस पीरियड को संगम एज बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जो इमेज कंस्ट्रक्ट किया, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है इस सोसाइटी के बारे में, इस पॉलिटी के बारे में, इसकी इकोनॉमी के बारे में, वो हमने संगम लिटरेचर को पढ़ के डिराइव की है।
इसीलिए इस एज को ही हम संगम एज बोलते हैं। संगम है क्या? दीज वर दी असेंबलीज ऑफ पोइट्स। पांड्या डायनेस्टी के रूलर्स ने तमिल लैंग्वेज के पोइट्स को इनवाइट किया कि आओ हमारी कैपिटल में आओ एंड अपनी कंपोजिशंस हमें पढ़ के सुनाओ। तो उन्होंने एक असेंबली ऑफ पोइट्स कंडक्ट करवाई, अरेंज करवाई। तो इस असेंबली में जो कंपोजिशंस वगैरह लिखी जाती हैं, जो पोम्स वगैरह कंपोज की जाती हैं, वो आती हैं संगम लिटरेचर में। इसी संगम लिटरेचर के बेसिस पे हम आगे की बातें करेंगे। अब इसमें सबसे पहले तो आप संगम संगम्स के बारे में ही जान लो। 3 संगम्स हुए हैं, हम मानते हैं कि 3 संगम हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट संगम हुआ है मदुराई में, पांड्यास की कैपिटल थी मदुराई। सेकंड संगम हुआ कपाटपुरम में, ये मदुराई के जस्ट बाहर ही एक शहर था। अगेन पांड्यास ने प्रमोट किया इस चीज़ को, कपाटपुरम। थर्ड संगम हुआ अगेन पांड्यास की कैपिटल मदुराई में। तो आपसे पूछा जाए 3 मेजर डायनेस्टीज जिनका आपको नाम पता चला है, उन डायनेस्टीज में से सबसे ज़्यादा पेट्रोनेज किसने दी है संगम एज के पोइट्स को या तमिल लिटरेचर को? पांड्या डायनेस्टी ने। उन्हीं ने तो ये सारे संगम ऑर्गेनाइज करवाए हैं। फिर कुछ ट्रिवियल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट संगम के चेयरपर्सन थे अगस्त्य, सेकंड संगम के चेयरपर्सन थे तोलकापियार, थर्ड संगम के चेयरपर्सन थे नकीरार। अब बच्चे नाम तो जो होंगे हमने याद रखने हैं। आप साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ नाम तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो ये हमने जैसे नाम है वैसे ही याद रखने हैं। अगस्त्य, तोलकापियार एंड नकीरार। फिर फर्स्ट संगम में जो भी लिटरेचर कंपोज की गई है, ये हमारे पास कोई इसके सर्वाइविंग रिमेन्स नहीं मिले हैं। लेटर लिटरेचर ने हमें बताया कि भाई कोई फर्स्ट संगम भी हुआ था मदुराई में, अगस्त्य जिसके चेयरपर्सन थे, एंड वहाँ पर कुछ कंपोज किया गया है, लेकिन क्या कंपोज किया है हमें पता नहीं है क्योंकि सर्वाइव नहीं किया है। सेकेंड संगम के कंटेक्स्ट में सिर्फ एक ही बुक सर्वाइव की है, दैट इज तोलकापियम। आप याद रखेंगे, दिस इज द फर्स्ट तमिल ग्रामर। आप लोगों ने संस्कृत ग्रामर के बारे में स्टडी किया है। दिस वाज द फर्स्ट तमिल ग्रामर, तोलकापियम, रिटन बाय तोलकापिया, जो कि चेयरपर्सन भी थे सेकेंड संगम के। जितनी भी हमारे पास सर्वाइविंग लिटरेचर है, तोलकापियम को छोड़ के जितनी भी हमारे पास सर्वाइविंग लिटरेचर है, वो थर्ड संगम में कंपोज की गई है। एंड ये किस मतलब लिटरेचर की, संगम लिटरेचर की कोई एग्जाम्पल, एट्टुटोगई। अब ये थोड़े से वही साउथ इंडियन नेम्स है, आपको याद रखने हैं। एट्टुटोगई, एंड आई एम नॉट इवन श्योर इफ दैट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट लाइक हमारा काम चला देगी ये। देन पट्टू, ये 8 एंथोलॉजीज 10 सॉन्ग्स लिटरली इनकी जो ट्रांसलेशन है। एट्टुटोगई, पट्टू, these are the collections of poems। ये एक पोम का नाम नहीं है, these are the collection of poems। तो बहुत सारी पोम्स वगैरह कंपोज हुई हैं। फिर इसी थर्ड संगम के अराउंड ही, जिस पीरियड में थर्ड संगम हुआ, कुछ और लिटरेचर भी कंपोज की है उस पीरियड में या उसके बाद, जैसे कि थिरुवल्लुवर्स थिरुकुराल रिटन बाय थिरुवल्लुवर, या ऐसे सिंपली कुराल भी बोलते हैं। दिस बुक कुराल, थिरुकुराल, इसमें एथिक्स की डिस्कशन की गई है। आपके जीएस जो एथिक्स वाला पोर्शन है, जीएस पेपर 4 वाला, उसमें इसका रेफरेंस आता है। आप थिरुकुराल वाले उसको पढ़ते हो, वैल्यूज इनएंशिएटेड इन थिरुकुराल। इस बुक को द 5th वेदा भी बोला जाता है, 5वां वेद भी बोला जाता है साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में। इस बुक को द बाइबल ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। थिरुकुराल, ये बुक आप याद रखेंगे, इसके राइटर थे थिरुवल्लुवर। देन जिस तरह से नॉर्थ इंडिया के कंटेक्स्ट में आपने 2 एपिक्स पढ़े हैं, रामायण एंड महाभारत, उसी तरह से साउथ इंडिया संगम लिटरेचर के कंटेक्स्ट में भी 2 एपिक्स हैं, मणिमेकलाई एंड शिलापदिग्राम। मणिमेकलाई एंड शिलापदिग्राम। शिलापदिग्राम was written by Illano Adigal. It was written by Illano Adigal. Mani-Mekalai was written by सतनार। अब सतनार के स्पेलिंग्स लिखने का एक और तरीका भी, एक और स्टाइल भी है, दैट्स कटन। अब ये सेम ही बंदे का नाम है भाई, बस लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट लाइक सतनार एंड कटन ये सेम ही बंदा है, एक ही पर्सनैलिटी है। कि आपके मणिमेकलाई का राइटर कटन था, स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं कर देनी है, ये इसी को ही लिखने का एक दूसरा तरीका है।
अब इन एपिक्स को पढ़ के हमें साउथ इंडिया की सोसाइटी के बारे में बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे हमने तो नॉर्थ इंडिया के केस में भी यही किया कि बुक किसी और कंटेक्स्ट में लिखी गई है, उस बुक से भी हमने हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन निचोड़ ली। इसी तरह से ये जो बुक्स हैं ये भी अदरवाइज तो ये स्टोरीज डिपिक्ट करती हैं कि किसी ये दो लवर्स की स्टोरी होती है उसको डिपिक्ट करती है। मनी मेक लाई इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ द स्टोरी जो कि यहाँ पर डिपिक्ट की गई है। तो लेकिन इन स्टोरीज़ को पढ़ के हमने काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बहुत फेमस हो गए थे तमिल लैंड में बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बातें जो की गई हैं शिलापतिग्राम एंड मणिमेकलाई में। शिलापतिग्राम बेसिकली जैन इथोस को ज़्यादा प्रमोट करती है, जैनिज़्म को ज़्यादा प्रमोट करती है। मणिमेकलाई बुद्धिज़्म इज़ द डोमिनेंट थीम। अब ये रिलीजियस बुक्स नहीं है। No, this is not a part of Jain literature. This is not part of the Buddhist literature. पर जो बातें की गई हैं, जो माहौल्स है बुक का, वो जैना थीम्स को ज़्यादा, जैना इथोस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ये बुद्धिस्ट थीम्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। बुद्धिस्ट थीम्स डोमिनेंट है इस बुक मणिमेकलाई में। जो हीरोइन होती है मणिमेकलाई, शी इवेंचुअली जॉइन्स बुद्धिस्ट संघ, नन बन जाती है। ये बुद्धिस्ट संघ ज्वाइन कर लेती है। पहले डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स ये ट्राई करती है, बट अल्टीमेटली इसको लगता है कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। वो बुद्धिज़्म ही ज्वाइन कर लेती है, बुद्धिस्ट संघ ज्वाइन कर लेती है, नन बन जाती है। तो ये मोटी सी इसकी बात आप याद रख सकते हो। शिलापतिग्राम में ये एक कपल की कहानी है कि एक बंदा एंड मैडम है। बंदे का अफेयर चल जाता है। वो अपनी मैडम को छोड़ के, जिसके साथ अफेयर चल रहा होता है, उसके साथ जाके रहने लग जाता है। एंड देन उसको इग्नोर कर देता है अपनी वाइफ को। बट देन उसे पैसों की ज़रूरत होती है तो अपनी वाइफ के पास आता है। वाइफ फिर भी चलो मेरे पति परमेश्वर है, मैं हेल्प कर देती हूँ, तो थोड़ी सी हेल्प कर देती है। जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट अबाउट द सोसाइटी ऑफ द तमिल एज, ये आपको मैं स्टोरी सुना रहा हूँ कि वाइफ कहती है कि चलो फिर भी मेरे पति परमेश्वर है, जो भी इसने किया सो किया। वो फिर भी हेल्प कर देती है। वो अपना उसे पैसों की ज़रूरत होती है, वो अपना एक एंकलेट दे देती है कि जा इसको बेच के तुझे पैसे मिलेंगे, तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लियो। ये बेचने के लिए जाता है एंड पैसे इसे मिल जाते हैं। बट उसी टाइम पे पता चलता है कि यार क्वीन का एक एंकलेट चोरी हुआ है। एंड राजा बोल देता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन देगा कि उसे मैं इनाम दूंगा, या मेरे को पकड़ा गया तो मैं कड़ी सज़ा दूंगा। तो जिस ज्वेलर के पास वो गया होता है कि एक फटीचर सा बंदा आया था, कपड़े उसके ढंग के थे नहीं, तो वो बेच के गया है मुझे एक एंकलेट। हो सकता है कि क्वीन का एंकलेट ही हो एंड उसी ने चोरी किया हो। तो उसे राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि यार वो तो मेरी वो बोलता है कि वो तो मेरी वाइफ ने दिया है, कनंगी ने दिया है। कनंगी वॉज दी नेम ऑफ दी वाइफ। कोवलन बंदे का नाम होता है कि कनंगी ने दिया मुझे, भाई मैंने क्वीन का नेकलेस एंकलेट नहीं चोरी किया। राजा उसकी एक बात नहीं सुनता, उसे सजाए मौत दे देता है। अब ये बात कनंगी को पता चलती है एंड कनंगी आती है कोर्ट में। भरी कोर्ट में जहाँ मंत्री भी हैं, राजा भी है, पूरा दरबार लगा हुआ है। कोर्ट में आके वो राजा के अगेंस्ट, राजा के साथ आर्ग्यू करती है कि ये कैसा आपने जस्टिस किया है, ये तो क्लियरली ही आपने इनजस्टिस किया है। ये मेरा एंकलेट था, मैंने एक एंकलेट इसको दिया है, मेरा दूसरा एंकलेट अभी भी मेरे पास है, आप उसको खोल के देख लो। तो फिर राजा अपनी गलती रियलाइज़ करता है एंड वो इतना दुखी हो जाता है कि वो मर ही जाता है कि ये मेरे से क्या घोर अपराध हो गया है। तो जस्टिस वॉज वैल्यूड इन दैट सोसाइटी। पहले उन्होंने एक स्विफ्ट जस्टिस भी कर दिया, लेकिन जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो शोकग्रस्त होकर मर ही जाता है। रानी भी साथ में मर जाती है एंड कनंगी लेकिन जाते हुए बद्दुआ देके जाती है कि त्राही त्राही मच जाएगी, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका मदुराई शहर, आपका राजपाट सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो स्टोरी में ऐसा होता है कि फिर आग लग जाती है मदुराई को। तो ये स्टोरी प्रेजेंट की गई है शिलापतिग्राम में। अब इन्हीं की कोवलन की ही डॉटर होती है मणिमेकलाई, जो उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है ये वाला प्ले मणिमेकलाई। एंड फिर कोवलन की जो डेथ हो जाती है, ये सच की तलाश में कभी ये डॉक्ट्रिन ट्राई करती है, कभी वो डॉक्ट्रिन ट्राई करती है, कभी ये फिलॉसफी कभी वो फिलॉसफी। अल्टीमेटली बुद्धिज़्म ये ज्वाइन कर लेती है। तो ये थोड़ा सा आपने संगम लिटरेचर के कंटेक्स्ट में ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम डिस्कशन करते हैं वापस से पॉलिटिक्स ऑफ संगम एज
तीन किंगडम्स जिनका नाम अब तक आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, पांड्यास, चीरास एंड चोलास, दे केम इनटू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन ये जो तीन किंगडम्स थे, इनके जो किंग्स थे ये अपने आप को बोलते थे क्राउन्ड किंग्स। इसके अलावा कुछ माइनर चीफ्स वगैरह भी होते थे जो पुराने ट्राइबल सिस्टम में ही अभी कंटिन्यू कर रहे थे, जो लाइक पुराने चैल्कोलिथिक मेगालिथिक टाइम से कल्चर चल रहा था कि एक ट्राइब का एक लाइक ग्रुप ऑफ लोगों का एक लीडर होगा, चीफ होगा, चैफ्टेन होगा। तो कुछ उस तरह की पॉलिटीज भी इंटरस्पर्स थी। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, कल से आपको ये मैप दिया हुआ है कि ये तीन तो बड़े किंगडम्स थे, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे लाइक आप रीजन्स भी देख सकते हैं। ये ऑटोनॉमस रीजन से यहाँ पर चीफ्स का रूल था, ऑटोनॉमस चिफ्टेंस का रूल था, तो इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है वेलीर्स। ऑन दी अदर हैंड जो क्राउन्ड किंग्स हैं दे वर नोन एज मूवेंदर। अब ये दोनों टर्म्स आप याद रखोगे, चीफ्स वर नोन एज ऑटोनॉमस चीफ्स वर नोन एज वेलीर्स व्हाइल द क्राउन्ड किंग्स वर नोन एज मूवेंदर। तो चोला चीरा पांड्या वाले क्राउन्ड किंग्स थे, ये मूवेंदर का टाइटल लेते थे, एंड बट देयर एग्जिस्टेड अदर ऑटोनॉमस चीफ्स एज वेल। आपको इस तरह से पूछा जाए कि या आपको कोई लाइक डिस्कशन करते वक्त आपसे कोई पूछता है कि सिर्फ तीन ही किंगडम्स थे संगम एज में, इनकरेक्ट। मतलब तीन क्राउन्ड किंग्स थे, इसके अलावा बहुत सारे ऑटोनॉमस रीजन्स भी थे जो कि चीफ्स द्वारा रूल किए जाते थे, जो कि प्रॉपर राजा नहीं थे। फिर इन तीनों किंगडम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पांड्यास की कैपिटल है मदुराई, ये तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा। चोलास की कैपिटल, पहले इनकी पुरानी कैपिटल थी उरायूर, लेटर ऑन द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पुहार। ट्रेड की इंपॉर्टेंस को देखते हुए उरायूर थोड़ा सा इनलैंड लोकेटेड था, उरायूर थोड़ा सा इनलैंड लोकेटेड था, लेकिन ट्रेड की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, ओवरसीज ट्रेड की इंपॉर्टेंस को देखते हुए द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू कावेरी पट्टनम और पुहार ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर कावेरी। पुहार आज की डेट में कावेरी पट्टनम है, उसका पुराना नाम पुहार या पंपुहार भी बोलते हैं, PUM के साथ पंपुहार या सिंपली पुहार। कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी। इसी तरह से चोलास की कैपिटल थी वणजी या फिर कुरुवूर। वंजी आप याद रखेंगे, वंजी वॉज द कैपिटल ऑफ चीरास। इनके डायनेस्टिक एम्बलम्स या डायनेस्टिक सिंबल्स भी आप लोग याद रखेंगे। पांड्यास का सिंबल था फिश, चोलास का सिंबल था टाइगर, वाइल चीरास का सिंबल था बो एंड एरो। बो एंड एरो मतलब ये तीन इनके डायनेस्टिक सिंबल्स आप याद रखेंगे। फिर प्रीमियम पोर्ट्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आप ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके हो, ये तो आप बिना देखे मुझे बता सकते हो। पांड्यास का फेमस पोर्ट था कोरकाई, जो कि पर्ल फिशरीज के लिए जाना जाता था। चोलास का फेमस पोर्ट था एक तो कावेरी पट्टनम ही, पुहार, एंड दूसरा आरिकामेडू, जहां रोमन कॉलोनीज, रोमन मर्चेंट्स की कॉलोनीज के भी हमें एविडेंस मिले हैं। चीरास का फेमस दो पोर्ट थे, टिंडिस या टोंडिस, या फिर दूसरा था मुजरिस, जिसे इंडियन सोर्सेस में मुचरी कहा गया। मुजरिस एंड टिंडिस ये दो फेमस पोर्ट्स थे चीरास के। मुजरिस में रोमन रेजिमेंट स्टेशन की जाती थी, ऐसा रेफरेंस हमें ग्रीको रोमन सोर्सेस से मिलता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप इनके बारे में याद रखोगे। कुछ एक दो राजा आप इनके याद रखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं करेंगे। हमने नॉर्थ इंडिया के भी लिमिटेड ही राजा याद रखे थे। यहाँ भी आपको मैं एक दो ही नाम बताऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। पांड्यास के मोस्ट फेमस जो राजा थे सेनुगुटवन, जिन्हें रेड चिरा भी बोला जाता है, सेनुगुटवन। इन्होंने हिमालयन एक्सपीडिशन किए था, लाइक हिमालय तक ये अपना मिलिट्री कंक्वेस्ट करके गए थे। इसका रेफरेंस हमें मिलता है संगम लिटरेचर से। खास बात क्या है, इनके ब्रदर थे इलानो अडिगल, जिन्होंने शिलापति ग्राम लिखा है। ही वॉज दी लाइक इलानो अडिगल वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ सेनुगुटवन। सेनुगुटवन ये जो स्टोरी प्रेजेंट की गई थी शिलापति ग्राम में, लाइक हो सकता है कि उस टाइम की एक्चुअल स्टोरी हो सकता है थोड़ा सा उसे एक्चुअल स्टोरी को मॉडिफाई कर दिया गया हो सकता है इट वाज द वर्क ऑफ फिक्शन। लेकिन जो शिलापति ग्राम वाली स्टोरी थी इट वाज क्वाइट पॉपुलर इन दी सोसाइटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए कनंगी एज एन आइडियल वाइफ को कि इन्होंने वर्शिप स्टार्ट करवाई। ये कहते हैं यार कनंगी तो लाइक
एक आइडियल वाइफ है कि चाहे पति ने जो भी किया हो, ये हमेशा अपने पति के साथ खड़ी है, हमेशा अपने पति के लिए इसने स्टैंड लिया, उसकी हेल्प भी ली है, एंड देन राजा को भी जाके क्रिटिसाइज किया है, एंड देन इसकी बददुआ से मदुराई को आग भी लगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। तो कनिगी वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल वाइफ अकॉर्डिंग टू सेनुगुटवन, एंड इन्होंने उसकी वर्शिप की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई। तो ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ पटनी कल्ट और द वर्शिप ऑफ कनंगी एज आइडियल वाइफ। तो सेनुगुटवन के बारे में आप ये याद रखेंगे। चोलास के 2 किंग्स का आप नाम याद रखोगे, एक तो किंग इलारा, इनके बारे में रेफरेंस आता है कि इन्होंने श्रीलंका वाला रीजन कंकर कर लिया था एंड इसके ऊपर अपना कुछ टाइम के लिए कंट्रोल बना के रखा था। किंग इलारा, इस टाइम पे श्रीलंका में तमरापारनी किंगडम था। तो वहाँ पे इन्होंने अपना कुछ टाइम के लिए अपना कंट्रोल बना के रखा। फिर करिकाल किंग का नाम आता है काफ़ी सारी संगम पोम्स वगैरह में। इन्होंने कॉन्फेडरेसी ऑफ पांड्यास, चिरास एंड सम ऑफ द अदर माइनर चिफ्टन्स को डिफीट किया। जैसे एक ऐसा ही युद्ध हम डिस्कस करते हैं ऋग्वेद के कंटेक्स्ट में, द दशराजन युद्ध, जब भरत ट्राइब के लोग अदर 10 ट्राइब्स के एक कॉमन कॉन्फेडरेसी को डिफीट कर देते हैं। तो वैसा ही एक युद्ध यहाँ पे है। करिकाल पांड्यास, चिरास एंड 11 माइनर चिफ्टन्स की कंबाइंड आर्मी को डिफीट कर देता है। इस बैटल का रेफरेंस काफ़ी सारी संगम पोम्स वगैरह में आता है, तो आप करिकाल का नाम याद रखेंगे। चिरास के फेमस किंग थे नेडुचलियन। तो नेडुचलियन वॉज द किंग जिन्होंने कोवलन को एग्जीक्यूट कराया था। इन दैट स्टोरी जो सीन है वो यहाँ पर सेट था, एंड ही वॉज द किंग जिसने एग्जीक्यूट करवाया था कोवलन को। ठीक है, तो ये आप 3-4 राजाओं के नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कशन करेंगे संगम सोसाइटी के बारे में। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द संगम सोसाइटी। सबसे जो आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है संगम सोसाइटी के कंटेक्स्ट में है, इन्फॉर्मेशन ट्रिवियल सी है लेकिन एग्जाम में काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। 5-fold डिवीजन ऑफ टेरिटरी, the entire Tamil region, it was divided into, like geographically it was divided into 5 types of landscapes। अब landscapes geographically इंग्लिश में बताने हो तो कोई बातों में बात नहीं है, लेकिन उसका आपने तमिल नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। हिली ट्रैक्ट्स, या तो हिली रीजन होगा या ग्रेजिंग फील्ड्स होंगी, पेस्टोरल लैंडस्केप होगा, एग्रीकल्चरल फील्ड्स होंगी, कोस्टल लैंडस्केप हो सकता है, या फिर बैरन डेजर्ट टाइप लैंडस्केप हो सकता है। अब डेजर्ट का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर थार डेजर्ट है या दुबई वाले सैंड ड्यून्स, आप इमेजिन करो कि बैरन लैंडस्केप हो सकता है, डेजर्ट टाइप लैंडस्केप हो सकता है। अब इनके तमिल नेम्स जो संगम लिटरेचर में नेम्स दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है। कुरिंजी वॉज द वर्ड फॉर हिली रीजन्स, Mullai was the name for pastoral regions, Marudam was the name for agricultural regions, Nedal was the name for coastal regions, while Pallai was the term for barren desert landscape। ये पांचों नाम with their meanings वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संगम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, संगम एज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब संगम लिटरेचर में जो पिक्चर प्रेजेंट की गई है वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि जी हर तरह का जिस तरह का लैंडस्केप है उस तरह के वहाँ के लोगों का एक सेपरेट डाइटी होता है। वहाँ मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं वो एक डिफरेंट गॉड की विद डिफरेंट डेटी की वर्शिप करते हैं। पेस्टोरल लोगों का जो डेटी है वो डिफरेंट है, जो एग्रीकल्चरल लोग हैं वहाँ प्राइमरीली किसी और डेटी की वर्शिप होती है इस तरह से। तो कुरिंजी रीजन के चीफ डेटी थे मुरुगन। मुरुगन वॉज लाइक द सन ऑफ लॉर्ड शिवा, जो कार्तिकेय हैं, लॉर्ड कार्तिकेय हैं, उन्हीं का साउथ इंडियन वर्जन है लॉर्ड मुरुगन। मुल्लई लैंडस्केप में चीफ डेटी वॉज मेयो, लाइक द साउथ इंडियन वर्जन ऑफ लॉर्ड विष्णु। मारुदम में चीफ डेटी वॉज इंद्र, लॉर्ड इंद्र वॉज द मेन डेटी। कोस्टल रीजन्स में चीफ डेटी वॉज वरुणम, जो लॉर्ड वरुण है ऋग्वेद वाले, द गॉड ऑफ वाटर। अब कोस्टल रीजन है गॉड ऑफ वाटर, एग्रीकल्चरल रीजन है गॉड ऑफ रेन एंड थंडर इंद्र। डेजर्ट लैंडस्केप में चीफ डेटी वॉज करावाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटीज हैं पांचों रीजन्स के हिसाब से। फिर
जिस तरह का लैंडस्केप होगा उसी तरह लोगों की ऑक्यूपेशन वगैरह होगी। हिली लैंडस्केप में मेन ऑक्यूपेशन क्या होगी? हंटिंग, हनी कलेक्शन, यही तो एक्टिविटी पॉसिबल है। पेस्टोरल लैंडस्केप में मेन एक्टिविटी क्या होगी? ग्रेजिंग, कैटल रियरिंग, डेयरी प्रोडक्ट से डील करना, कॉमन सेंस है। एग्रीकल्चरल लैंडस्केप मारूदम में मेन एक्टिविटी क्या होगी? एग्रीकल्चर। कोस्टल रीजन्स में मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? फिशिंग एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग। डेजर्ट रीजन्स में, अब डेजर्ट मैंने आपको बताया कि थार डेजर्ट नहीं है, मतलब सैंड ड्यून्स वाली फीलिंग नहीं लेनी है। बैरन लैंडस्केप के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि वहाँ पर रिसोर्सेज, फर्टाइल लैंड अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो चीफ ऑक्यूपेशन जिसका रेफरेंस आता है संगम लिटरेचर में, रॉबरी बोलते हैं। तो ये पांचों लैंडस्केप्स बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखेंगे। फिर व्हाट अबाउट द कास्ट सिस्टम दैट वाज द डोमिनेंट फीचर ऑफ द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी? क्या साउथ इंडिया में भी 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम था? नाउ संगम लिटरेचर से जो हमें इमेज मिलती है वो हम ये कह सकते हैं कि संगम सोसाइटी वाज अवेयर ऑफ द 4-फोल्ड कास्ट सिस्टम। 4-फोल्ड कास्ट सिस्टम के बारे में इन्हें पता था, इन्होंने अपने नेम्स भी रखे हुए थे 4 कास्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अंथनार ये ब्राह्मण्स या प्रीस्टली क्लास होगी, असरार ये रूलिंग क्लास होगी, वॉरिंग क्लास होगी, वनिंगर ये वैश्यास हो गए द 3rd क्लास, एंड वेललार ये शूद्र हो गए द 4th क्लास। Now Tamil society was aware of these 4 castes, but the 4-fold Varan system, it was not a basic feature of the Sangam society. रेफरेंसेस आते हैं इसके, लाइक नाम से बंदों के भी रेफरेंसेस आते हैं, लेकिन दिस वाज नॉट द मेन फीचर ऑफ द तमिल सोसाइटी। इसमें से लाइक इन चारों में से आप लास्ट वाली कैटेगरी याद रखेंगे, वेललार या वेललास, ये एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। एंड अनलाइक नॉर्थ इंडिया, वेलला स्टेटस या वेललार स्टेटस, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड अ लो स्टेटस या लो प्रेस्टीज वाला स्टेटस इन साउथ इंडियन सोसाइटी। ऑन दी अदर हैंड, मतलब अगर वर्ण सिस्टम मेन फीचर नहीं था तमिल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर क्या था? वहाँ रेफरेंस आता है कुटी का। कुटी क्या थी? दीज वर क्लैन बेस्ड डिसेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्लैन बेस्ड डिसेंट ग्रुप्स, कि ये कॉमन एंसेस्टर से जो ग्रुप्स डेवलप किए हैं, वही जो ट्राइबल सोसाइटी जो चैल्कोलिथिक नियोलिथिक टाइम्स में कल्चर रहा होगा। तो कुटी वर्दी की सोशल की एलिमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, की डिवाइस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन दी संगम सोसाइटी। अब धीरे धीरे करके मतलब कुटी की इंपॉर्टेंस कम होती रहेगी एंड 4-फोल्ड कास्ट सिस्टम की इंपॉर्टेंस बढ़ती रहेगी। अगले वाला जो हम पीरियड करेंगे साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में, दैट इज़ द पीरियड ऑफ पल्लवास एंड चोलास, वहाँ की सोसाइटी के बारे में हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम जो 4-फोल्ड कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, इट वुड बिकम द डोमिनेंट फीचर ऑफ द सोसाइटी। तो कुटी की इंपॉर्टेंस ग्रेजुअली कम हो रही है, कास्ट सिस्टम की इंपॉर्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। फिर ये वो सोसाइटी थी जो वॉर एंड लव को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। दीज आइडियल्स वर ग्रेटली वैल्यूड, लड़ाई भी करनी है, हीरोइज्म भी लाइक इट वॉज ग्रेटली वैल्यूड एंड लव वॉज ऑल्सो ग्रेटली वैल्यूड। जितनी भी ये हमारी संगम पोइम्स है, संगम लिटरेचर है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं संगम लिटरेचर को, द अक्कम पोइम्स एंड द पुरम पोइम्स। अक्कम के लिए कई बार अहम भी वर्ड यूज किया जाता है, लाइक दोनों सेम ही है, अक्कम एंड पुरम। नाउ अक्कम पोम्स दे dealt with love as the main theme. On the other hand, Puram poems they dealt with war as the main theme. Love and war were the themes of almost all the Sangam poems. जैसे आप शिलापतिग्राम वगैरह ही देख लो, एंड उसमें भी लाइक लव थीम के ऊपर ही लिखा गया है। तो इट वॉज सोसाइटी इन विच लव एंड वॉर वर ग्रेटली वैल्यूड, सो मच सो दैट, मतलब वॉर को इतना ज़्यादा वैल्यू किया जाता था, हीरोइज्म को इतना ज़्यादा वैल्यू किया जाता था कि हीरो वर्शिप भी प्रैक्टिस की जाती थी, हीरो वर्शिप भी प्रैक्टिस की जाती थी। एंड उनकी डेथ के बाद, हीरोज़ की डेथ के बाद उनके नाम के मेमोरियल स्टोन्स बना के उनकी वर्शिप भी की जाती थी, उन मेमोरियल स्टोन्स की भी वर्शिप की जाती थी। ये रिलीजन में मैं आपको अभी बताता हूँ, लाइक बिफोर कमिंग टू द रिलीजियस एस्पेक्ट्स।
women had more freedom in the Tamil society as compared to the North Indian society. उस टाइम की नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में हमने कल की क्लास में देखा था कि इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन विमेन. ऑन दी अदर हैंड संगम लिटरेचर से जो हमें इमेज मिलती है, हमें पता चलता है कि विमेन के कंटेक्स्ट में थोड़ी सी लिबरल पिक्चर थी. विमेन हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज करती हुई अक्सर ही संगम पोम्स में मिल जाती हैं कि वो गार्डनिंग कर रही हैं, फ्लावर कलेक्शंस वगैरह कर रही हैं, या डेयरी जो एक्टिविटीज़ है उनमें इंगेज कर रही हैं. तो इन जनरल वो लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तो इंगेज करती हमें मिलती ही हैं संगम पोम्स में. फिर some of the Sangam poets they were also women. कुछ women's Sangam poets के भी हमारे पास examples exist करते हैं. In general they had more freedom as far as social relations were concerned, as far as marriage relations were concerned या otherwise social freedom ज़्यादा थी women में at this point of time as compared to the North Indian society. Religion में North Indian religions were gradually introduced in the Tamil land. तो नॉर्थ इंडिया के जो प्रोमिनेंट रिलीजन है, वैदिक ब्राह्मणिज्म जो कि हिंदुइज्म में ग्रेजुअली कन्वर्ट हो रहा था, जैनिज्म, बुद्धिज्म, दे वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड टू दी तमिलनाडु. अभी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ज़्यादा डोमिनेंट रिलीजन है. इवेंचुअली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाएगा अर्ली मिडिवल इंडिया में, वो इन जनरल ऑल इंडिया में ही होगा. वैदिक डेटीज या हिंदुइज्म इट वुड बिकम मोर पॉपुलर इन साउथ इंडिया इन द अर्ली मिडिवल पीरियड. अभी हिंदुइज्म भी है, वैदिक ब्राह्मणिज्म भी है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं. शिलापतिग्राम, मणिमेखलाई मैंने आपको बताया जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाले थीम से डील करती हैं. फिर जैसा कि मैंने आपको अभी मैं बता रहा था कि हीरो वर्शिप प्रैक्टिस की जाती थी, मेमोरियल स्टोन्स बनाए जाते थे एंड इन मेमोरियल स्टोन्स की वर्शिप की जाती थी. अब इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता था, आप नाम याद रखेंगे, नट्टुकल. नडुगल स्पेलिंग थोड़े बहुत ऊपर नीचे चलते हैं, जो ऐसा सा साउंड करे मतलब इसी की बात हो रही है, मेमोरियल स्टोन्स की बात हो रही है. नट्टुगल इनकी वर्शिप की जाती थी. इसके अलावा लोग मैजिकल फोर्सेस में भी यकीन रखते थे. ये वही पुराने वाले न्यूलिथिक चैल्कोलिथिक टाइम्स के रिलीजियस बिलीफ्स चले आ रहे हैं. पीपल हैड बिलीफ इन मैजिकल फोर्सेस नोन एज अनंकु. तो लाइक कुछ चार्म्स वगैरह या किस तरह का आपके एटीट्यूड को वश में कर लेते हैं, उस तरह की जो बातें हैं अनंकु में लोग यकीन रखते थे. अब ये सारी बातें तो हो गई संगम सोसाइटी के कंटेक्स्ट में. पोस्ट मॉडर्न पीरियड में नॉर्थ इंडिया के कंटेक्स्ट में हमने देखा कि लाइक इवेंचुअली पोस्ट मॉडर्न पीरियड वाज सक्सीडेड बाय गुप्ता पीरियड. हमने बेसिक क्रोनोलॉजी जो इस्टेब्लिश की थी उसमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद आता है गुप्ता पीरियड. साउथ इंडिया में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, जो चोला चीरा पांड्या किंगडम है इनका डिक्लाइन हो जाता है. एक और ऑब्सक्योर सी डायनेस्टी रूल करती है जिसका नाम है कालभ्रास. अब इनके बारे में हमारे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कालभ्रास के टाइम पे कौन थे, कहाँ से आए, क्या फीचर्स थे, इकोनॉमी किस तरह की थी, सोसाइटी किस तरह की थी. वी डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कालभ्रास पीरियड ऑफ द साउथ इंडियन सोसाइटी. इसके बारे में साउथ इंडिया के बहुत फेमस हिस्टोरियन है नीलकंठ शास्त्री. वो कहते हैं कि ये जो कालभ्रास वाला टाइम है इट रिप्रेजेंट्स अ डार्क हिस्टोरिकल नाइट. कि हमारे पास यार इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस पीरियड के बारे में. हिस्ट्री तो हम तब लिखे ना अगर हमें कुछ पता हो, तो हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है इस पीरियड के बारे में. लेटर ऑन लेकिन अर्ली मिडिवल पीरियड में पल्लवा डायनेस्टी अपनी डोमिनेंस बनाती है. पल्लव डायनेस्टी अपनी डोमिनेंस बनाती है, कालभ्रास को हरा देती है, तमिल लैंड से बाहर भेज देती है. तो वो जो पल्लव डायनेस्टी की डेवलपमेंट्स हैं, पल्लव्स दे वर सक्सीडेड बाय चोला डायनेस्टी, तो उनकी जो डेवलपमेंट्स हैं ये हम अर्ली मिडिवल पीरियड वाले क्लास में कवर करेंगे. तो इसके साथ आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड कंप्लीट होता है. नॉर्थ इंडिया के कंटेक्स्ट में भी, साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में भी हमने पूरी डिटेल में इसके सारे एस्पेक्ट्स वगैरह कवर किए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम गुप्ता पीरियड स्टडी करेंगे एंड देयर आफ्टर विल बी मूविंग टू अर्ली मिडिवल इंडिया वाला पोर्शन. तो दैट्स ऑल एज फार एज टुडेज क्लास वाज कंसर्न. थैंक यू फ्रॉम माय साइड.